Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video we have discussed about the binary operations कि अगर आपको कुछ binary compositions कुछ already define करके दी जाए तो हम under those binary compositions हम कैसे prove करेंगे कि जो given set R है वो एक ring form करता है। तो हमने उसकी हेल्प से वो सारी प्रॉपर्टीज़ 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करी थी और चेक किया था कि उसको कैसे हम प्रूव करेंगे। एक हमने एग्जाम्पल भी करके देखा था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स ओवर रिंग आर। अब पॉलिनोमियल की मतलब क्या होता है कि सपोज आपने एक इन्फानाइट सीक्वेंस उठाई है A0 A1 A2 सो ऑन अप टू an से नेक्स्ट टर्म इज an+1 एंड सो ऑन, बिकॉज ये क्या है, एक इन्फानाइट सीक्वेंस है। एक आपने इन्फानाइट सीक्वेंस उठाई। अब ये इन्फानाइट सीक्वेंस ये कहाँ से आ रही है? तो सपोज आपके पास एक आर रिंग ऑलरेडी गिवन है कि ये आर क्या है, एक रिंग है। सो रिंग है तो इसमें एलिमेंट्स भी होंगे, तो ये सारे यही रिंग के ही एलिमेंट्स हैं सच दैट हमने सारी सीक्वेंस उठा के एक लिख ली है ये। तो वो बोल रहा है कि अगर ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को हम पॉलिनोमियल ओवर रिंग आर कब बोलेंगे कि अगर इफ़ ऑल एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ इट्स टर्म्स AI r=0, विच मीन्स कि अगर हमें इस सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ AIs मिल जाए, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए जो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। इन अदर वे हम इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस सीक्वेंस को, इस इन्फानाइट सीक्वेंस को वी विल सेट पॉलिनोमियल ओवर रिंग आर if there exists a non-negative integer n such that ai is equals to 0 for all I is greater than equals to n+1, कि हमें एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर n मिल जाए सच दैट जो n की वेरिएशंस कैसी होंगी, रेंज क्या होगी, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1। तो एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाए सच दैट ai इज इक्वल्स टू 0 बन जाए, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। तब हम इस इन्फानाइट सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ओवर रिंग आर। इन अदर वे हम पॉलिनोमियल को एक और तरीके से भी समझते थे। याद करो, हम ऐसा कुछ लिखते थे कि सपोज आपको एक फंक्शन दिया होता था, या फिर आप f(x) कह लो या फिर p(x) कह लो, पॉलिनोमियल। हम जनरल जो इक्वेशन लिखते थे वो कैसी होती थी, वो होती थी a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस सो ऑन अप टू an(xn). ये हम ऐसी पॉलिनोमियल लिखते थे। इस पॉलिनोमियल के में हम क्या बात करते थे कि ये जितने भी ये AIs हैं ये सारे कांस्टेंट होते थे। मतलब क्या लिखती थी मैं, AIs क्या हैं, सारे के सारे कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर A1 पे, तो A1 को मैं क्या बोलती थी, कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली A2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², A3 is the coefficient of x³ and so on, an is the coefficient of xn। सिमिलरली ये a0 जो क्या होता था, ये सारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। इसको नाम देते थे कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता था। तो अब यहाँ पर, और ये जितने भी सारी एंट्रीज होती थी या तो इंटीजर्स होती थी, वो हमें हमेशा मेंशन किया होता था। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर A0 A1 जितने भी AIs हैं ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे कुछ नंबर्स हैं, तो वो यही सारे नंबर्स होते हैं। ये मतलब जो भी हम यहाँ पर इन्फानाइट सीक्वेंस बनाते हैं उसमें जो भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं ये होते क्या हैं, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स ही होते हैं, कोफिशिएंट्स ही होते हैं, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो आप यहाँ पर डिग्री क्या बोलते थे कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती थी x की। नौ सी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर x की है n, पर हम यहाँ पर तब तक इसको डिग्री n नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ पर an की उसने बात ना करी हो। देखो, इसकी आप डिग्री तब ही डिफाइन कर सकते हो कि अगर जहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अदरवाइज अगर ज़ीरो हो जाए तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, ये पूरी टर्म अगर ज़ीरो हो गई तो वो n की पावर तो वैसे ही चली गई, तो मतलब n की पावर वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसकी डिग्री n रहेगी नहीं, तो मतलब पक्का इससे कोई कम डिग्री होने वाली है। इसीलिए अगर आप डिग्री डिफाइन करते हो कभी भी, तो हमेशा जहाँ पे आप डिग्री चेक करो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम क्या बोलते थे, इस चीज़ को हम पॉलिनोमियल तब बोलते थे जब यहाँ पर सारे AIs कांस्टेंट होंगे एंड इनको क्या बोलते थे, कोफिशिएंट्स प्लस
प्लस an शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इस an को हम क्या बोलते थे, ये देखो सबसे बड़ी जो भी x की पावर सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट है, तो इस an को मैं नाम देती थी लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे भी सेम ही बात चलेगी, यहाँ पर जो भी डिग्री होगी। नाउ सी ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अगर हमने कोई पॉलिनोमियल बनानी होगी तो कोई फाइनाइट डिग्री होगी, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो जहाँ तक भी ये जाने वाली है वही इसकी डिग्री होने वाली है, वही इसका लीडिंग कोफिशिएंट होने वाला है। सो देयरफॉर यूजिंग दिस हम पॉलिनोमियल को या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म में, या फिर हम पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ a0 a1 a2 एंड सो ऑन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस f इज इक्वल्स टू, ये जो भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बी अ पॉलिनोमियल ओवर रिंग R। इसको हम ऐसे लिखते हैं, या फिर ये फिर ऐसे भी लिखी जाती है, वेयर दिस x, ये जो x होता है इस x को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। इस x को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट इज आपको एक सेट दिया है T, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर अ रिंग R। तो एक आपको रिंग ऑलरेडी R गिवन है, एक नया सेट हमने फॉर्म किया है दैट इज T, जिस सेट में हमने सारे के सारे पॉलिनोमियल्स डाल दिए हैं। जैसे हमने मैट्रिसेस में किया था, एक सेट लिया था जिसमें सारे के सारे मैट्रिसेस डाल दिए थे, अब एक ऐसा सेट लिया है जिसमें हमने सारे के सारे पॉलिनोमियल्स डाल दिए। तो उसके पॉलिनोमियल्स दिखेंगे कैसे, सपोज उसमें एक f पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस जैसा होगा, कुछ ऐसा दिखता होगा, जैसा हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा तो कुछ ऐसा दिखता होगा। सिमिलरली इसमें g भी कोई एलिमेंट होगा, वैसे इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे जो इस फॉर्म में होंगे। तो मैंने 2 एलिमेंट्स फिलहाल यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर दिस रिंग R ये क्या फॉर्म करता है, ये एक और रिंग फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब ध्यान दो, अब रिंग डिफाइन अगर करना है, रिंग बताना है, तो यहाँ पर अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी कंपोजिशंस आएंगी, वो कंपोजिशंस ने डिफाइन कर दिए। अंडर एडिशन वो कह रहा है कैसा होना चाहिए कि अगर आप कोई 2 इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को ऐड करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी ऐड होंगे। सपोज जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट्स ऐड होंगे एंड देन थर्ड एलिमेंट ऐड होंगे, प्लस सो ऑन। सिमिलरली अगर हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करी है तो यहाँ पे भी यही काम होने वाला है। अब मल्टीप्लिकेशन जब याद करो, आप जब कभी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, सपोज एक पॉलिनोमियल में x+1 ले लेती हूँ, एक पॉलिनोमियल में x² +1 ले लेती हूँ, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती थी तो मैं क्या करती थी, मैं पहले x को x² से करती थी, फिर x को 1 से करती थी, फिर मैं इसको करती थी और फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करती थी। तो मल्टीप्लाई तो नॉर्मल वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला था कि कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक बार a0 से ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, फिर a1 से ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी एंड सो ऑन। तो ये कुछ नई चीज़ बनने वाली है, उसने उसको नाम दे दिया c0 c1 c2 एंड सो ऑन, वेयर उसने डिफाइन कर दिया है कि ये c के दिखता कैसा होगा, ये ऐसा होगा कि सबमिशन I plus j is equals to k varies from ai और bj, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये कुछ ऐसा एलिमेंट बनने वाला है। ये कैसे बनेगा, ये मैं जैसे क्वेश्चन करूँगी मैं आपको वैसे सॉल्व करके बताऊँगी। तो पहले हमने अब इसको रिंग प्रूव करना है, तो रिंग प्रूव करने के लिए वो 8 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि हमारी अंडर एडिशन होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अंडर एडिशन, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते थे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करूँगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में वो बोलता था कि अगर f और g हमारे t में हैं तो पक्का f प्लस जी भी कहाँ होंगे, t में होंगे। सो यहाँ पर देखो f प्लस जी दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। अब ध्यान दो, ये a आइज और b आइज ये किसके एलिमेंट थे, रिंग के एलिमेंट थे। अगर r रिंग है तो रिंग तो ऑटोमेटिकली वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिंग मतलब पक्का क्लोजर होगा अंडर एडिशन।
तो उसका क्या मतलब है कि कोई दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो पक्का रिंग में मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे यही तो हो रहा है कि अगर दोनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो हमें रिंग में चाहिए। तो मुझे दिख रहा है एडिशन जब भी करोगे आप रिंग के एलिमेंट्स की, वो हमेशा कहाँ चले जाएंगे, रिंग में चले जाएंगे। सिमिलरली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिंग, आपने यहाँ पर क्या रीज़न देना है, बिकॉज आर इज़ अ रिंग एंड हेंस आर इज़ अ रिंग एंड हेंस सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऑटोमेटिकली एफ प्लस जी कहाँ चला जाएगा, टी में चला जाएगा। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टीज हम क्या लिखते थे, एफ प्लस जी प्लस एच, कोई तीन एलिमेंट उठाना है तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट दिखेंगे, इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी प्लस एच इन दिस वे, कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वेयर, कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है, एफ जी एच बिलोंग्स टू टी। अब मान लो ये एफ तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एच कुछ आप ऐसे मान लो, डी नॉट डी वन, क्योंकि सी तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया है हमने, D2 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ दिखता होगा जो जिसमें ये भी एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रिंग आर से आ रहे हैं। तो हमने ये चीज़ दिखानी है। अब इसमें भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करोगे, दो एलिमेंट्स को ऐड करना है, मतलब जी और एच को ऐड करोगे तो इनके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, बी नॉट प्लस डी नॉट कॉमा बी वन प्लस डी वन कॉमा बी टू प्लस डी टू, ऐसे। फिर उनको हमने इनके साथ ऐड करना, तो एलिमेंट अल्टीमेटली बनने क्या वाला है, इस तरफ मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, तो अल्टीमेटली बनने क्या वाला है, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस डी नॉट कॉमा ए वन प्लस बी वन प्लस डी वन कॉमा ए टू प्लस बी टू प्लस डी टू एंड सो ऑन। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे वो भी कुछ ऐसे ही दिखने वाली है, हेंस यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सिमिलरली हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या बोलती थी, दैट इज फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू टी देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, अब नाम दे देते हैं उसको, सपोज आई बोल देते हैं, आई बिलोंग्स टू टी सच दैट, क्या, सच दैट एफ प्लस आई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ, कुछ ऐसा दिखता होगा। तो हमने ये चीज़ कंसिडर करनी थी। यहाँ से जब कंसिडर करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस होगी, वो कैंसिल आउट ही हो जानी है, हमारे पास आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही आएगा। अल्टीमेटली मुझे अब ये दिखाना क्या था, क्या ये हमारा टी में बिलोंग करता है या नहीं। टी में कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए वहाँ ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो कॉमा सो ऑन, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, तो इसका नाम क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी मिल गई आई विच इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ये भी सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स कैसा आएगा इसका, इन्वर्स में हम क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू टी देयर एग्जिस्ट, आप कोई भी नाम दे दो, सपोज एच दे देती हूँ, बिलोंग्स टू टी सच दैट एफ प्लस एच हमको क्या देगा, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू एच प्लस एफ। तो यहाँ पर हमने ये वाली कंसिडर कर लेनी है इक्वेशन, आई की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ ज़ीरो, देयरफॉर एच की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस एफ। अब एफ था क्या हमारा, ए नॉट सो ऑन अप टू ए टू एंड सो ऑन, तो मतलब क्या, माइनस यहाँ वैल्यू पुट कर दो ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन। अच्छा, इस नेगेटिव ने अगर अंदर जाना है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलिमेंट्स दिखने वाले कैसे हैं, माइनस ए नॉट माइनस ए वन एंड माइनस ए टू एंड सो ऑन। तो अगर हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर रिंग के एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो नेगेटिव वाले भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिंग के एलिमेंट्स ही बनेंगे, दिस इम्प्लाइज विच बिलोंग्स टू आर, हेंस हमें इन्वर्स भी मिल जाएगा। उसका इन्वर्स होगा क्या, कि किसी भी पॉलिनोमियल का इन्वर्स उसका नेगेटिव। तो देयरफॉर हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं यू अंडर एडिशन विच इज़ कॉम्यूटेटिव वन। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एफ, एफ प्लस जी तो यहीं पर ही लिखा हुआ है, जी प्लस एफ कैसा होगा, इसका ऑपोजिट, मतलब बी नॉट प्लस ए नॉट कॉमा बी वन प्लस ए वन कॉमा बी टू प्लस ए टू, वो सारी बातें एक ही हैं, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हो। देयरफॉर अंडर एडिशन तो हो गया। अब हम चलते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। हमने दिखाना क्या होता है क्लोजर में कि एफ़ और जी अगर यहाँ पर टी में बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर एफ़ डॉट जी भी कहाँ होने चाहिए, टी में होने चाहिए। ना सी एफ़ डॉट जी है क्या, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ दिखाया हुआ है कि ऐसा। अब ये ऐसा बनता कैसे है, ध्यान दो। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऐसे ऐसे पहले सबके साथ होगा, ए नॉट फिर ए वन होगा फिर ए टू होगा। नाउ सिंस अगर ये सीक्वेंस, अगर ये पॉलिनॉमियल है, तो इसका मतलब होता क्या था, ये कांस्टेंट टर्म होती थी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था, एंड सो ऑन, एंड सेम गोज विद दिस पॉलिनॉमियल, ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पर अब पॉलिनॉमियल का मैंने एक चीज़ और पढ़ी है कि अगर दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड करो तो भी पॉलिनॉमियल बनती है, दो पॉलिनॉमियल्स को सब्ट्रैक्ट करो तो भी पॉलिनॉमियल, दो पॉलिनॉमियल्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो भी पॉलिनॉमियल। तो मुझे पक्का पता है कि ये भी एक पॉलिनॉमियल है जिसमें सी नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, सी वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड सी टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो होने क्या वाला है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ एफ इंटू जी। तो एफ इंटू जी होता क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू सो ऑन इंटू बी नॉट कॉमा बी वन कॉमा बी टू सो ऑन। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ होगा क्या, पहले ए नॉट को सबसे करूँगी, तो देखो ए नॉट को मैं यहाँ रफली करूँगी, यहाँ मैं फाइनल इक्वेशन बनाने वाली हूँ। ए नॉट जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म क्या बनने वाली है हमारी, ए नॉट इंटू बी नॉट प्लस ए नॉट इंटू बी वन प्लस ए नॉट इंटू बी टू एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बनने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं, ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो पक्का ये यहाँ लिखी जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिखना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ कहाँ से आएंगे, एक यहाँ पर एक्स है और एक यहाँ पर एक्स है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स तब बनेगा अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो। अगर यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो एक्स की पावर को चेंज कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये एक्स का कोफिशिएंट कब तक रहेगा, जब तक इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा था, ए नॉट इंटू बी वन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या बन जाएगा, पर अब ध्यान दो ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, पर अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं तो ए नॉट बी वन। तो एक तो मुझे मिल गया एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से। सिमिलरली इसका भी कोफिशिएंट बन सकता था, जब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी कि ए वन बी नॉट से जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेकंड टर्म में मैंने क्या करना है, ए वन से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जब ए वन से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए वन बी नॉट। तो ये कलेक्टिवली क्या बनने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि यहाँ लिखा जाएगा ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट। अब जैसे ही हम चेक करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही बनने वाले हैं। तो ये फॉर्म होती क्या है, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ये ऐसी ही बनती जाती है। मुझे दिख रहा है हर फॉर्म में ए आई और बीजेस बन रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, और वो कुछ इस फॉर्म में इस मैनर में चेंज होने वाले हैं, वेयर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बारी बारी आप इसमें के को ज़ीरो पुट करो, वन पुट करो। जैसे आप के को ज़ीरो पुट करोगे हमें ये टर्म मिल जाएगी, जैसे आप के को वन पुट करोगे हमें ये टर्म मिल जाएगी। ऐसे ही सारी चेंज होती जाएंगी, तो आप इसकी सारी टर्म्स को फॉर्म कर सकते हो। ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो हेंस हमें क्या पता मिल गया यहाँ से कि ये जो भी, अब मल्टीप्लिकेशन है, सिंस ये सारे रिंग के एलिमेंट्स है तो मल्टीप्लाई करके भी रिंग में ही जाने वाले हैं, तो देयरफॉर सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ चले जाएंगे, रिंग में चले जाएंगे। हेंस दिस, ये पूरी चीज़ जो कहाँ है, ये कहाँ चली जाएगी, टी में चली जाएगी। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सिमिलरली हम एसोसिएटिव भी सॉल्व कर सकते हैं, एफ जी एच इज इक्वल्स टू एफ जी एच। ये भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो हम एसोसिएटिव भी इसको प्रूव कर देंगे, फिर ये भी प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद हमें बचेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ डॉट जी प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट एच। और सेकंड प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो। हमने एक दिखानी है, दूसरी को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो हम एक ही दिखाएंगे, दूसरी भी बोल देंगे कि सेम ऐसे ही होनी है, क्योंकि हमें पता है सेम ही प्रॉपर्टीज़ लगती हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड उठाने है, जैसे हमने कल एक पिछली वीडियो में हमने करा था इसको सॉल्व।
तो करेंगे क्या, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करनी है, ऐड करनी है, ऐड आपको पता है सिंपल कैसे होते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होने वाली है, वही हमने यहाँ पे करनी है, वही हमने यहाँ करनी है। एंड में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा कि दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स ओवर रिंग आर डिफाइंड बाय दीज कंपोजिशंस, बाइनरी कंपोजिशंस फॉर्म्स अ रिंग ओवर आर, और उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल्स। के लिए इतना ही। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रिंग्स पढ़ लिए हैं, फिर रिंग्स के आगे हमने गॉसियन इंटीजर्स भी पढ़ लिए थे, और उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशंस देखी कि अगर डिफ़ाइन कर दें वो कंपोजिशंस तो हमने कैसे करना है। फिर हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा, हमने रिंग्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा, हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस पे हम रिंग कैसे प्रूव करेंगे। सो इसी के साथ हमारा रिंग थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फील्ड थ्योरी के ऊपर जाएंगे, फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम फील्ड्स को कैसे प्रूव करते हैं। सारी चीज़ें सेम होंगी, कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसमें एक्सटेंड हो जाएंगी, जैसे ग्रुप से हम रिंग्स में चले थे, अब वैसे ही रिंग से हम फील्ड में चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर होंगी। तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, और कोई भी डाउट होगा सो प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स in the comment section given below. To subscribe our channel, stay tuned and thank you.